मैं फिर से रिपीट कर दूंगा क्योंकि रिकॉर्डिंग में बाद में प्रॉब्लम जाएंगे। ओके गाइस, सो दिस इज स्मॉल स्ट्रक्चर, एक स्मॉल स्ट्रक्चर है ये G+1 का। तो यहाँ पे फुटिंग पे रिएक्शन आपकी गिर रही है ये नोड पे, दैट नोड नंबर 37। अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर दूं तो नोड नंबर 37 आता है, यहाँ पे क्लिक कर दूं तो ये अलग आएगा 38। देखो 38 पे स्विच हो गया, ये वाला स्विच हो गया 38 पे, जैसे मैं यहाँ पे था दैट नोड नंबर 37। तो नोड नंबर 37 जैसी है तो 37 के लिए मैं देख रहा FY रिएक्शन मेरा ये है। अब मैं इधर अगर देखूं, इधर अगर जाके देखूं मैं Fx, Mx, My and Mz, तो Mx इट इज 0.298 यानी 2 पकड़ सकते हैं अपन, और ये 2.7 पकड़ सकते हैं, दैट इज Mx एंड Mz। तो Mx और Mz के लिए आपको डिजाइन करना है, Mx एंड Mz के लिए आपको डिजाइन करना है, My नहीं रहेगा। अब व्हाट इज Mx एंड Mz, दैट इज Mx एट दिस एंड मोमेंट and Mz at this end moment. My it is nothing but a actually, यहाँ पे actual axis of the member of column का axis कौन सा है, वर्टिकल है, तो ग्लोबली अब ग्लोबली लोकली ये क्या है, ये आपको ऐसे में मैंने बताया स्ट्रक्चर एनालिसिस में। तो अगर आप यहाँ पे देखते हो, कहाँ पे, यहाँ पे देखते हो आप पूरा, तो आपको समझ में आ जाएगा। दिख रहा है ना सबको गाइस? ओके, तो समझ लो अभी मुझे एक्चुअल डिजाइनिंग करना है, तो मुझे किलो न्यूटन रिएक्शन इंडेक्स इन किलो न्यूटन कितनी है, 305 है PU। मुझे FZ और FX नहीं देखना है, इट इज निग्लेजिबल। 10 किलो न्यूटन निग्लेजिबल एज कंपेयर टू द 300 किलो न्यूटन। FZ it is 5 किलो न्यूटन, इट इज निग्लेजिबल एज कंपेयर टू द 300 किलो न्यूटन। ओके, और ये भी निग्लेजिबल ही है, मोमेंट कुछ ज्यादा नहीं है, वी आर निग्लेक्टिंग दिस। अगर 10 किलो न्यूटन मीटर से कम है तो निग्लेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन हाँ अभी आपको इसेंट्रिसिटी भी पता रहने को ना करके इसेंट्रिक मुझे लेना है, इसलिए मैं ये ले सकता 5 और 3। तो आप नोट कर लो, आप क्या नोट कर लो, आप PU नोट कर लो, P नोट कर लो, MUX नोट कर लो, एंड MUX एंड MX एंड MUZ एंड MZ, ये नोट कर लो, प्लीज नोट कर लो, प्लीज नोट इट गाइस। एंड डिजाइन द 37 नोड प्रॉब्लम, डिजाइन पैड फुटिंग, जो भी पैड फुटिंग है वो पैड फुटिंग मुझे डिजाइन करनी है। यहाँ पे मेरा 2 वे ये रहेगा, लेकिन मेरा क्या है, जब मेरा रेक्टेंगुलर फुटिंग बनेगा, या फिर मैं उसको स्क्वायर फुटिंग भी कर सकता, आई विल मेक स्क्वायर फुटिंग, बट मेरा X और Z मेरा जो है क्रिटिकल एक्सिस वो थोड़ा कम ज्यादा रहेगा। व्हाई? बिकॉज ऑफ इसेंट्रिसिटी कम ज्यादा रहेगा इसीलिए। ओके, समझे क्या गाइस? समझे क्या? हेलो, बैकग्राउंड म्यूजिक वगैरह तो नहीं आ रहा ना आपको कुछ? नहीं सर, क्या नोट करना है सर? क्या नोट क्या करना है सर? FY नोट करो, MX नोट करो, MZ नोट करो। FY फॉर दिस सर्विस कंडीशन इट इज नथिंग बट अ डेड लोड प्लस लाइव लोड। आपकी ये कंडीशन कोलैप्स कंडीशन इट इज 201, इट इज 1.5 डेड लोड प्लस लाइव लोड। ओके, तो दैट इसके लिए आपका दैट इज PU, दैट इज P, दैट इज MX, दैट इज MUX अल्टीमेट मोमेंट, MZ MUZ, ये आपको नोट कर लेना है, ये आपको स्टार्ट से मिला है। मैं आपको एक्चुअल डिजाइनिंग के लिए लेके जा रहा हूँ गाइस, इट इज एक्चुअल डिजाइनिंग पार्ट। थोड़ा बहुत ब्लर रहेगा पहले, बाद में क्लियर होगा। ओके, फर्स्टली इट इज ब्लर देन क्लियर। लिख लिया आपने?
अब आप बोलोगे फुटिंग की डेप्थ कितनी है, कुछ देके नहीं है, कॉलम साइज देके नहीं है, तो मैं कॉलम साइज 2 मिनट में बताता, 1 मिनट, कॉलम साइज भी बताता मैं। क्वेश्चन, डिजाइन पैड फुटिंग, design pad footing from following data. What is P? That is Fy. Fy is given 203, 203. पॉइंट मत लिखो, नहीं लिखा तो भी चलेगा, निग्लेक्टेड। और 204 ले सकते हैं डायरेक्टली, वी कैन टेक 204। सर ब्लर हो रहा है बहुत। हाँ होगा ब्लर, 1 मिनट, मैंने बोला था ब्लर होगा करके। नाउ इट इज क्लियर? यस सर। Okay. So PU is, and P is equals to this. So PU is equals to, that is for collapse condition. तो सब आपका सर्विस कंडीशन यहाँ पे लिख लो, कोलैप्स कंडीशन यहाँ पे लिख लो। सर्विस condition, that PU, then MX, then MZ. What is MX? What is MX, guys? क्या है MX? 2.082 2 किलोन्यूटन गाइस, 2.09 ना, दैट इज 2 किलोन्यूटन, और 2.1 किलोन्यूटन भी बोल सकते, 2.1 किलोन्यूटन इनटू मीटर। And next is MZ, it is 2.71, it's nothing but 2.7। अब आप क्या करो, आपको ये डाटा मिल गया, अभी आप इसको U, PU, MU and MUX and MUZ ये आप कन्वर्ट करना है। So PU is equals to 1.5 into 204, MUX is equals to, what is MUX? What is MUX? 3.147. Okay, 3.147. 3.147 is nothing but 3.15 kilonewton into meter. Okay, next 2.7. MU about Z. This is nothing but 0.0. 30. Yes, sir. MUZ. 306. 4.05. 306. Okay, okay. So ये तो हमने लिख लिया। Okay, next I'll show you what is the dimension of column, guys. First of all, what is the dimension of column? The dimension of column, it is 0.3, 0.23. Where is 0.3 and where is 0.23? 1 minute, I'll show you again. 1 minute, guys. Okay, this is the center line plan. Okay, center line plan for this प्रोजेक्ट के लिए है गाइस। तो ये हमने कॉलम चूज किया है, यहाँ के रिएक्शंस हमने लिए हैं। ओके, सो देखो ये किस तरह है, यहाँ पे यानी सेंटर लाइन से
शिफ्ट किस तरह किया है, अंदर शिफ्ट किया है, तो 0.115 एंड 0.187, तो आपका 300 इधर है और 230 इधर है। 230 कहां पे है, इधर साइड है, यानी एक्स एक्सिस के लिए आपका कितना है, लेंथ आपकी कितनी है, एक्स एक्सिस के लिए पैरेलल टू द एक्स एक्सिस इट्स डेप्थ, पैरेलल टू द जेड एक्सिस इट इज width. Okay, parallel to the z axis it is width, parallel to the x axis it is depth guys. Okay, समझे क्या? कुछ इस तरह ऐसे किया है उसको, सेंट्रलाइज शिफ्ट जो है 0.035 से शिफ्टिंग है। ये देना पड़ता लेआउट के वक्त अपने को, क्योंकि अपन लेआउट सेंटर डालते और अपना कॉलम बाहर नहीं जाने को ना, कॉलम अपने दीवार के अंदर ही आने को ना, इसलिए ये शिफ्टिंग रहता है एक्चुअल में। ओके, एक्चुअल में ये शिफ्टिंग रहता, तो एक्चुअल सेंटर लाइन यानी पी जो पास हो रहा है वो कहां से पास हो रहा है, 0.115 से पास हो रहा है। ओके, तो अभी कॉलम का सेंटर और फुटिंग का सेंटर मैच करना पड़ता, तो वो कैसे मैच किया है वो भी मैं आपको दिखा देता। दैट साइज ऑफ द माय फुटिंग। ओके गाइस, दिस इज कॉलम C1। ओके, C1 किस तरह है, यहाँ से ये अपना 300 है, तो यहाँ से ये 230, 300/230। okay, that is 230, there is 300.3। okay, so ये अभी आपका कॉलम है, तो ये अभी आपका कॉलम है, तो आपको डिजाइन करनी है फुटिंग की साइज, तो यहाँ पे आपको दिख गई, रेनफोर्समेंट कितना है 1.2 1.2, अब इससे ज्यादा होता है इससे कम होता है वो अभी अपन निकालेंगे। Why? Because of that is trapezoidal footing। trapezoidal footing में भी आपको होमवर्क रहेगा, यही सेम प्रॉब्लम के होमवर्क में कितना कम होता। trapezoidal footing it is more efficient than rectangular footing यानी पैड फुटिंग, वो क्यों है, कैसी है, वो अपन बाद में देखेंगे। ओके, उसके भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं। ओके, दिस आर द रेनफोर्समेंट डिटेलिंग्स। तो पहले अपने को साइज अभी यहाँ से पता चल गया, तो साइज अपन ले लेते हैं। ओके गाइस, तो मैं ये बंद कर देता। देखो बोर्ड, किसी कोई डाउट इसमें, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं प्लीज। आपको फुटिंग है, फुटिंग के लिए आपने एक सेक्शन देखा है, सेक्शन यानी क्या है कि साइज ऑफ द कॉलम, size of column is equals to guys 230 mm width into 300 mm depth, लेकिन depth along the x axis है, यानी यही आप यहाँ पे निकाल सकते हो। Okay guys, this is column, this is column। अब कितने रेनफोर्समेंट आया क्या है वो मैं बता दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो भी देखना है तो वो देख लेते, 1 मिनट। कितने रेनफोर्समेंट आए वो भी देख लो, टोटल इंटरेस्ट आ जाएगा कि क्या कर रहे करके, एक्चुअल डिजाइनिंग किस तरह होती है ये टोटली पता चल जाएगा आपको। Okay, reinforcement detailing for column for C1, C2, C3, 8 bars of 12 mm fire, 8 bars of 12 mm fire, stirrups above the plinth level, foundation to plinth level it is 8 bar of 12 mm fire, and 150 175 150 175 150 175 150 ऐसी रहेगा, 150 175 150। ओके गाइस, तो 230 बाय 300 के लिए कितने बार से, 8 बार ऑफ 8 बार 12 के लग रहे हैं। ओके, 8 बार 12 के लग रहे हैं, तो ये कैसे लगेंगे 8 बार 12 के, और स्टिरप्स किस तरह रहेंगे, तो दैट लाइक दिस 8 बार 1 2 3 4 1 2 3 4, फर्स्ट ऑफ द योर फर्स्ट लिंक and your second link, these are the two links।
ओके, दिस आर द टू लिंक्स आर प्लेस हियर, इस तरह दिखेंगे टू लिंक्स। ओके ओके गाइस, तो 8 बार 12 के रहेंगे। ओके ओके गाइस, सी हियर नाउ। सो 8 बार 12 के 1 2 3 4। ये जरूरी क्यों है? जब अपन इसका डिटेलिंग बनाते तब ये जरूरी है कि डिटेलिंग देते हो। कभी आपने डिटेलिंग में एक्चुअल देखा है कि एक्चुअल डिटेलिंग किस तरह देते हैं, वो भी मैं आपको लास्ट में और एक बार दिखा दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके, सो अभी ये सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन हो गया गाइस। नाउ इट इज ओनली क्वेश्चन। ओके, एंड यहाँ पे मैंने एसबीसी नहीं दिया है आपको। एसबीसी, टेक एसबीसी ऑफ सॉइल, एसबीसी ऑफ सॉइल। वन फिफ्टी केपीए, मीडियम हार्ड सॉइल। मीडियम हार्ड रेड सॉइल। आप ये सोच रहे होंगे कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता क्या? नहीं आता, नहीं आता। क्यों नहीं आया था? बिकॉज ऑफ मैं रियल क्वेश्चन के लिए लेके जा रहा हूँ, रियल डिजाइनिंग आपको मैं सिखा रहा हूँ। ओके, क्योंकि ये सेम स्टेप्स है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। जैसी स्टेप्स अपने आप एग्जाम के लिए लेते हो वही है, बस आपको ये डाटा पूरा देके रहता। ये डाटा कहाँ से लेना है, कैसे लेना है, मैंने वही आपको बस बताया कि कहाँ से लिए। रिएक्शंस मैंने स्टार्ट से लिए हैं, टोटली रिएक्शंस। दैट एसबीसी कहाँ से लिया है? तो एसबीसी इट इज टेकन फ्रॉम मीडियम हार्ड रेड सॉइल। मीडियम हार्ड रेड सॉइल से मैंने लिया है, मीडियम हार्ड रेड सॉइल है, तो दैट एसबीसी इज नियर अबाउटली 150 और 175, बट वी आर टेकन सेफर साइड 150। ओके, एंड नेक्स्ट कॉलम वगैरह सब कुछ डिजाइंड है, तो वो डिजाइन से उसके रेनफोर्समेंट लिए गए हैं। ओके, तो सबसे पहले पूरा सब कुछ डिजाइन करना पड़ता, देन लास्ट में आपको फुटिंग डिजाइन करना पड़ता। सबसे पहले स्लैब डिजाइन, देन बीम डिजाइन, देन सब कुछ डिजाइनिंग होता है इस तरह। लास्ट में आपका क्या डिजाइन होता? फुटिंग डिजाइन होता। ओके, लास्ट में आपका फुटिंग डिजाइन होता। तो मैं आपको एक कंप्लीट हाउस के लिए भी लेके जाऊंगा लाइक दिस, यही इसके लिए मैं लेके जाऊंगा आपको कि कंप्लीटली डिजाइनिंग रहेगा इसमें। इसका स्लैब भी अपन डिजाइन करेंगे, ये इसका एक छोटा प्रोजेक्ट है ये, और लाइव प्रोजेक्ट है एक्चुअली। इसके शीट्स भी मेरे पास टोटली कंप्लीट बन के रहेंगे, तो लाइव प्रोजेक्ट और आपका ये जो है यानी आपका मैन्युअली मैन्युअली जैसे भी अपन निकालेंगे उसको, मैनुअल कैलकुलेशंस, तो आपको रिलेट करोगे आप, और आपको अच्छा लगेगा कि नहीं बा हमने सिर्फ और सिर्फ किताबी पीड़ा यानी किताब ही नहीं सीखा, हमने एक्चुअल लाइव प्रोजेक्ट ही सीखा है। और दैट इज जेडपी प्रोजेक्ट, जिला परिषद के लिए गया है मेरा ये ड्राइंग एक्चुअली। ओके, सो जिला परिषद के लिए गया है, यवतमाल जिला परिषद। सो दैट्स व्हाई आप ये समझ सकते हैं कि नहीं बा यहाँ पे, और डेट प्लस लाइक के लिए है, अर्थक्वेक के लिए नहीं है। सो डेट प्लस लाइक के लिए है, इसलिए मैं पढ़ा सकता, अर्थक्वेक के लिए है तो मैं नहीं पढ़ा सकता था यहाँ पे। इट इज फॉर ओनली एमटेक। ओके, सो ओके गाइस, और एक चीज जो मैं ये अभी सिखा रहा, क्या आपको इंटरेस्ट है लाइव प्रोजेक्ट सीखने में, या फिर इंटरेस्ट नहीं है लाइव प्रोजेक्ट सीखने में, या फिर आपको सीधा सीधा जो एग्जाम में आपको सीखना है? मैंने पूछ लिया तो बेटर रहेगा, इसके बाद नहीं मैं सर, नहीं ये सिखाऊंगा अच्छा है। इसलिए। नंबर ऑफ पीपल्स आप बता दो सब लोग कि आपको अगर इंटरेस्ट है तो इसके बाद की भी मैं लाइव प्रोजेक्ट्स के लूंगा, अदरवाइज जो भी अपने सिलेबस में है वो चलता है तो वो मैं चलाऊंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। सर लाइव में ही इंटरेस्ट है। लाइव ये प्रोजेक्ट क्या सर ये लाइव? अच्छा है सर। लाइव। लो सर। लाई लू? हाँ सर लाइव। यस सर, लो। कितने लोग बोलते हैं कि लाई लो करके, यहाँ पे हाँ करके आप चार्ट में बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ पीपल्स, मुझे भी देखना है कि कितने लोग बोल रहे हैं लाई लो करके।
ओके, बहुत सारे लोगों ने कर दिया अभी तक, ठीक है। ठीक है गाइस, ठीक है। ठीक है, ओके। सो लाइव प्रोजेक्टर, ओके। सो देखो अभी यहाँ पे क्या हो रहा कि ये देखे है केपी, ये देखे मीडियम हार्ड रेड सॉइल, वहां पे जो फोटो था उन्होंने फोटो भेजा था, फोटो से मैंने ये केपीए लिया है यवतमाल के सॉइल का, ठीक है। तो अभी अपने को यहाँ से स्टार्ट करना है। सो मुझे ये नहीं पता कि मुझे कंक्रीट कौन सा लेना है और क्या लेना है, ये सब कुछ मुझे अभी अजम्पशन करना है, पूरा का पूरा मुझे अजम्पशन करना है। ये मुझे कुछ भी नहीं पता कि मैं यूज कौन सा करने वाला हूँ या फिर टेंडर में कौन सा है। तो सबसे पहले टेंडर में मुझे दिया था, टेंडर में उन्होंने बोला था कि M20 कंक्रीट इज यूज एंड Fe 500 स्टील आर यूज। सो दैट्स व्हाई वहां पे टेंडर जो निकला था, टेंडर के इसमें एस्टिमेटिंग में वो था, इसीलिए M20 कंक्रीट आया टेकन and Fe 500 steel are taken. Okay, so Fe 500 and M20, that is design constant. First step one. Step one, design constant. Design constant. Design constant टेंडर में लिख के है M20 and Fe 500 from टेंडर, जो भी टेंडर निकला है वो टेंडर के हिसाब से मैंने लिया है। फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट भी बोल सकते हैं, फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट और फ्रॉम टेंडर और फ्रॉम एस्टिमेट, ओके। और एस्टिमेटिंग से लिए, ओके, एस्टिमेटिंग से लिया है, जो भी एस्टिमेटिंग दी है उसके हिसाब से लिए। सो M20 कंक्रीट के लिए क्या रहेगा एफसी के, FY 500 MPa for Fe 415 steel, grade steel. Step number 2, सर Fe 500 ना, oh sorry, Fe 500. Depth of foundation, that is nothing but excavation. सर पहिले लोड कॅल्क्युलेशन काढलं तरी चालेल का? काय लोड कॅल्क्युलेशन काही गरजच नाही ना लोड कॅल्क्युलेशन, लोड कॅल्क्युलेशन मध्ये तू तर इथे लोड घेतलंच आहे ना, तुला दिलंच आहे सगळं। लोड कॅल्क्युलेशन मध्ये येईल ना, सल्फेट येईल ना, परत सल्फेट येईल। हे कॉलमचे हे रिएक्शन्स आले आहे तुझे, हे काय तुझे रिएक्शन्स, तुला सल्फेट तर घ्यावंच लागल, हे फक्त रिएक्शन्स, हा कॉमन डाटा आहे तुझा, तू घेतलेला आहे तिथनं। तुला रिएक्शन साठी सल्फेट तिथे 10% घ्यावंच लागल, सल्फेट ऑफ दी फुटिंग तुला 10% घ्यावंच लागेल, ओके। डेप्थ ऑफ फाउंडेशन यानी एक्सकैवेशन, डेप्थ ऑफ फाउंडेशन इज नथिंग बट एक्सकैवेशन। कल मैंने फॉर्मूला बताया था डी का, डीएफ का। व्हाट इज डीएफ? एजुकेशन upon gamma soil सॉरी a square 1 minus sin phi divided by 1 plus sin phi whole square. ओके, मैंने देखा नहीं मिनिमम डेप्थ का, ठीक है। 150 डिवाइड बाय 20, सर स्क्वेअर आहे ना? 1 माइनस साइन फाइ स्क्वायर है, ओके। तो ये भी कहां से देखे है,
दैट इज गिवन इन दिस सॉइल कंडीशन के लिए देखिए एसबीसी तो देखिए है इसके साथ phi it's assumed 30 degree and gamma sat is assumed 20. Okay, that's why we taken 20. How much df? I think so it is 0.5 minimum. 0.8. 0.8. Okay. 0.8 ना 1 minute. 0.83 आला सर. हाँ 0.83 आया ना तुम्हारा 1 minute. सर प्रत्येक वेळी 530 डिग्रीज राहणार का? नाही रे आपण अज्युम केलेला आहे 30 डिग्री. जर तू सर्वे केला तिथे तर तुझा वेगळं पण येऊ शकते. पण तुला सॉइल सर्वे करावा लागेल सगळ्यात पहिले. Assume it is 30 degree. 1 minute guys. One minute. Minimum depth of foundation should be 50 centimeters. 50 centimeters. So मैंने कल आपको लिखे थे DF minimum that should be 50 centimeters. It's nothing but 0.5 meter. Okay, 0.5 meter. तो वो 1 मीटर लिख के दिया है, 1 मीटर नहीं 0.5 मीटर as per the clause. As per the clause or as per the SP16. ये कितना है 1.8 ना, सॉरी 0.8 0.83 0.833. 33 we make it 1 meter. Okay, 83 वगैरह देते नहीं अपन, डायरेक्टली 1 मीटर. Okay, and depth df is equals to df minimum is equals to 0.5 meter. 0.5 meter from SP16. ये एमपीएससी में क्वेश्चन आया गाइस. ओके, एमपीएससी में क्वेश्चन आया वो, एमपीएससी प्री. ओके, नेक्स्ट स्टेप नंबर 3. स्टेप नंबर 3 ये आपका डेप्थ ऑफ फाउंडेशन हो गया. अभी डेप्थ ऑफ फाउंडेशन आपका कितना हो गया, 1 मीटर आपने डेप्थ ऑफ फाउंडेशन दे दिया. नेक्स्ट स्टेप नंबर 3 गाइस.
क्या रहेगा स्टेप नंबर 3? लोड कैलकुलेशन. ओके, लोड कैलकुलेशन. लोड कैलकुलेशन. लोड फ्रॉम, गाइस क्या रहेगा? लोड फ्रॉम load from column P, only P, 204, 204 load from column kilonewton. So next, assuming sulfate of footing it is equals to 10% of column load. load from column. So how much? Total load. Total load on footing. Total load on footing. This 224.4. 224.4 kilometers. Next, area of footing. टेक स्क्वायर फुटिंग गाइस, फिर से स्क्वायर फुटिंग ही देंगे, यानी ज्यादा ये करने की जरूरत नहीं है, स्क्वायर फुटिंग ही दे सकते हैं, क्योंकि मोमेंट इज इक्वल टू mx and mz is near aboutly it's equal and it's very less. Okay, if it is mx is more in it twice the mz, then we provide a rectangular footing. और ये केस भी है, ये केस भी मैं आपको दूंगा, यानी दिखाऊंगा. ओके, स्टेप नंबर 4. Step number 4, area of footing. Area of footing. सर हाँ बोलो. सर ये mx my या जितनी भी वैल्यूज अभी हमें गिवन है, ये तो हमें कुछ भी गिवन नहीं होता है ना एक्चुअली, हमें तो राइट फ्रॉम स्क्रैच शुरू करना होता है. तो मैंने लिया कैसे? मैंने स्टार्ट से पहले वो एनालाइज कर लिया पूरा, एनालाइज करने के बाद ही मैंने रिएक्शंस निकाला. आपको पहले कुछ भी देके नहीं रहता, आपको सबसे पहले डिजाइन करना पड़ता स्लैब, आफ्टर दैट आपको करना पड़ता बीम, आफ्टर दैट करना पड़ता आपको कॉलम, आफ्टर लास्ट आपका रहता फुटिंग. तो सबसे पहले आपको जब भी आप ये करोगे, क्या करोगे? डिजाइनिंग करोगे, तो डिजाइनिंग में सबसे पहले आप स्लैब करोगे. स्लैब भी करोगे तो स्लैब पे क्या लोड आ रहा है सबसे पहले वही करोगे. डिजाइन भी पहले नहीं किया तो भी चलता, लेकिन पहले डिजाइनिंग आपका पास कौन से होने का? बीम और कॉलम पास होने का. इफ इट इज बीम एंड कॉलम सभी पास हो गए आपके, देन आपका जो ये है क्या बोलते हैं आपका फुटिंग है, देन फुटिंग डिजाइन करना पड़ेगा. डिजाइनिंग की मेथड ही वही है कि डिजाइनिंग में सबसे पहले आप स्लैब करोगे, देन कॉलम करोगे, देन फुटिंग करोगे. लेकिन क्लाइंट को देते वक्त सबसे पहले फुटिंग देना पड़ता. ओके, क्लाइंट को देते वक्त सबसे पहले फुटिंग देना पड़ता. व्हाई? क्योंकि वो एक्सकैवेट करेगा सबसे पहले, और सबसे पहले फुटिंग ही ये करेगा, वो बनाएगा, वो स्लैब तो नहीं बनाएगा पहले. लेकिन अपन जब भी लोड कैलकुलेशंस करेंगे तो लोड कैलकुलेशंस फ्रॉम स्लैब टू बीम, बीम टू कॉलम एंड कॉलम टू फुटिंग. और क्यों डिजाइन करना पड़ता? क्योंकि अपने को जब तक एग्जैक्ट साइज नहीं पता चल जाए तब तक अपने को सेल्फ फिट पता नहीं चलेगा.
सल्फेट नहीं पता चलेगा। और सल्फेट पता नहीं चलेगा, आप लाइन लोड डाल भी दोगे, सल्फेट ही पता नहीं चलेगा, तो आप फुटिंग अप्रोक्सीमेट करके कोई मतलब नहीं है। तो दैट फुटिंग इट इज फॉर एक्चुअल, फॉर C1 कॉलम। ओके, C1 कॉलम मैं आपको लगे तो वो जो मैंने किया है, डिजाइनिंग दी है, वो मैं आपको शीट प्रोवाइड कर दूंगा व्हाट्सएप पर। सो हाँ जैसे मतलब पहले फिर हमें पता होना चाहिए कि G+1 है, G+2 है, या हाँ, कितना। इफ इट इज, सबसे पहले देखो, सबसे पहली चीज आपको पहले प्लानिंग करना पड़ेगा। प्लानिंग क्या करना पड़ेगा कि आपको कितने स्ट्रक्चर बनाना है, यानी कितने फ्लोर ही बनाना है। तो फ्लोर प्लान हो जाने के बाद आपको फिर ये डिसाइड करना पड़ेगा रूम साइजेस क्या है। आफ्टर दैट रूम साइजेस के बाद आपको प्लान पूरा खत्म हो जाएगा। आपको उसके बाद आपको बजट देखना पड़ेगा, बजट में बैठ रहा कि नहीं बैठ रहा। अगर नहीं बैठ रहा तो एक आधी रूम कम कर दो भाई एक आधी रूम कम कर दो, या फिर एक आधी फ्लोर ही कम कर दो। ऐसी बहुत बार हुआ है, और ऐसी मेरे पास है प्लान कि विदाउट बजट नहीं बैठा करके एक फ्लोर ही कम हो गया। अभी रिसेंटली ही प्लान है। ओके, वृंदावन नगर के लिए कंस्ट्रक्शन है, नवंबर के बाद स्टार्ट हो जाएगा वहां पे। सो बजट के कारण डायरेक्टली फ्लोर कट, ग्राउंड फ्लोर कट, यानी जो फर्स्ट फ्लोर था वो ग्राउंड पे चले गया, सेकंड फ्लोर था वो फर्स्ट पे चले गया। ओके, तो वो भी हो सकता है। उसके बाद आपका प्लानिंग हो जाने के बाद लास्ट इट इज, उसके बाद 3D, कुछ 3D कर रहे क्या, कुछ एलिवेशन वगैरह दे रहे क्या, दे रहे होंगे तो एलिवेशन के लिए जाएंगे। एलिवेशन के लिए जाने के बाद एलिवेशन वाला सब कुछ दे देगा। आफ्टर दैट कॉलम पोजीशन देखेंगे। सबसे पहले कॉलम पोजीशन में नहीं बैठ रहा भाई, प्लान चेंज करो फिर से। भाई प्लान चेंज करना पड़ेगा अगर कॉलम पोजीशन में नहीं बैठ रहा, तो कॉलम पोजीशन बराबर नहीं आ रहे तो। इफ इट इज कॉलम पोजीशन इज ओके, देन गो फॉर द स्ट्रक्चर डिजाइन, स्ट्रक्चर एनालिसिस एंड स्ट्रक्चर डिजाइनिंग। मेरे 2 प्रोजेक्ट्स 20,000 स्क्वायर फीट वाले कॉलम पोजीशन की वजह से अटक गया। ओके, क्यों अटक गए? क्योंकि कॉलम पोजीशन नहीं बैठ रहा, और आर्किटेक्ट के साथ अभी बैठना नहीं हो रहा। व्हाई? बिकॉज ऑफ कोविड, क्योंकि ही इज द कोविड पॉजिटिव नाउ। दैट्स व्हाई 2 प्रोजेक्ट अटक गए ड्यू टू कॉलम पोजीशन। उसकी पूरा का पूरा ये चीज पूरी की पूरी हो गई, क्लाइंट के साथ डिस्कशन हो गया, प्लान फाइनल हो गया, बट ड्यू टू कॉलम पोजीशन मैं वो भी दिखा दूंगा आपको कि कॉलम पोजीशन किस तरह यानी अटकते हैं और किस तरह पास नहीं होते। 1 मिनट, आई विल शो यू कि हाउ इज, यानी क्या प्रॉब्लम्स आती है एक्चुअल में, क्या प्रॉब्लम्स आती है। एक्चुअल प्रॉब्लम्स इज वेरी वेरी डिफिकल्ट, और आप जो सीख रहे हैं वो बहुत ऊपर का है। तो भी मैं आपको एज अ ग्राउंड लेवल लेके जाने के लिए कोशिश करता हूं हरदम। I'll show you guys, 1 minute। देखो आपको दिख रहा है, ये पूरी बिल्डिंग है, दैट इज अवर प्लानिंग। ये पूरी प्लानिंग हो चुकी है। अब यहाँ पे कॉलम पोजीशन के लिए मेरे पास आया। अब ये कॉलम पोजीशन है, आपको ये जो दिख रहे हैं ना, दैट आर द कॉलम पोजीशंस। ओके, 450 बाय 230, 450 बाय 230। अब यहाँ पे क्या हो रहा कि ये जो कॉलम है ये बेडरूम में आ रहा, तो अब ऑब्वियसली ये बेडरूम से तो कॉलम नहीं जाएगा, तो इसके लिए ये प्रोजेक्ट 1 महीने से रुका है। दिख रहा है क्या आपको? हाँ सर। ओके, 1 महीने से ये प्रोजेक्ट इसीलिए रुका है क्योंकि उसने अभी तक बताया नहीं कि ये कॉलम्स कहाँ पे शिफ्ट करने हैं। बिकॉज ऑफ, और यहाँ पे भी नहीं दिखा सकते, शॉप नहीं तो शॉप डिस्टर्ब हो जाएंगे, तो इसलिए शॉप तो चेंज नहीं कर सकते। चेंज क्या करना पड़ेगा? वी मेक टू चेंज दैट बेडरूम साइजेस। ओके, हाँ सर, मतलब यही फ्लोर का हम प्लान अगर चेंज कर देंगे तो ये प्रॉब्लम ये फ्लोर नहीं हो रहा, दिस फ्लोर हर एक फ्लोर में आ रहा है ये, दैट इज G+5, G+4, सॉरी 1 2 3 4, G+4 है, सभी इसमें आ रहा है। यहाँ पे दिख रहा क्या आपको? हाँ और यहाँ पे भी आउट आउट हो रहा, यहाँ पे भी इधर आ रहा। अब इसको तो मैं शिफ्ट कर सकता, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा पार्किंग में प्रॉब्लम हो सकता, दैट पार्किंग, यानी ये थोड़ा इधर शिफ्ट हो जाएगा तो ये कार इधर थोड़ी शिफ्ट हो जाएंगे, यानी ये कार के लिए थोड़ी ज्यादा जगह मिलेगी, ये 2 कार की। ओके, अगर ये शिफ्ट हो गया तो, ये शिफ्ट हो गया था थोड़ा। ओके, ये शिफ्ट और ये शिफ्ट करना पड़ेगा, तो हॉल में तो इतना बड़ा कॉलम नहीं दिखेगा आप देखो
तो ये चीज, दोनों चीज तो मैं कर लूंगा, लेकिन मेरा मेन प्रॉब्लम, मेन मोटो दिस कॉलम एंड दिस कॉलम। ओके, दोनों कॉलम तो बीच में ही आ रहे डायरेक्टली, तो ये तो कर नहीं सकते। तो दैट्स व्हाई देयर बेडरूम साइजेस विल बी रिड्यूस और समथिंग इज रॉन्ग, यानी समथिंग, कुछ तो भी अपने को एक एक्स्ट्रा करना पड़ेगा यहाँ पे, कुछ ना कुछ। तो अभी ये बैठाने के लिए ही टाइम नहीं है, यानी टाइम लिमिट नहीं है, टाइम नहीं है। ओके, हाँ हाँ सर ये तो कन्वेंशनल प्रोजेक्ट्स हो गए G+5 या मतलब रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स हो गए। जैसे मैंने वो डॉक्यूमेंट्री देखी थी नेट जियो पे बुर्ज खलीफा की, तो उनका तो प्लान ही रेडी नहीं था। जब उन्होंने कंस्ट्रक्शन डिग करना शुरू कर दिया और फाउंडेशन होने के बाद तक भी, फर्स्ट फ्लोर तक भी उनका प्लान ही रेडी हो रहा था कि ऊपर तक उन्हें कितना जाना है। 1 minute, I'll tell about this problem. Okay, if it is आपका, अगर आपको स्टोरी पता है कि कितने स्टोरी बनाने वाले, बुर्ज खलीफा इट इज द मोस्ट एलिवेटेड बिल्डिंग इन वर्ल्ड। ओके, तो आप अगर उसके लिए जाओगे, बुर्ज खलीफा के लिए, और बुर्ज खलीफा में अगर ये लोग बोल रहे हैं कि हाँ उनका प्लान ही रेडी नहीं है और उनकी हाइट रेडी नहीं है और उन्होंने फाउंडेशन कर लिया, ऐसे नहीं हो सकता। एक तो नेट जियो आपको गलत बता रहा, हाँ उनका प्लान सेट नहीं है, ऐसे आप बोल सकते कि फ्लोर्स में कितने कौन से रूम्स आने वाले हैं वो आप वक्त पे बना सकते हैं, लेकिन नंबर ऑफ हाइट्स इट शुड बी मेंटेन, यानी वो देखे ही होगा वहां पे, और देखी ही है, मैंने भी देखा है। मैंने नेट जियो नहीं, मैंने डायरेक्टली उसका कंस्ट्रक्शन, जो वहां पे कंस्ट्रक्शन के लिए थे इंजीनियर्स, उनसे ही डायरेक्टली बात की है एज अ वेबिनार पे। ओके, सो उन्होंने ये बताया कि दिस प्रिपरेशन अबाउट दैट प्रोजेक्ट, उसका स्ट्रक्चरल के लिए ही उनको 6 मंथ्स लगे, और उसका जो प्रिपरेशन है फॉर दैट टोटल, ये क्या बोलते हैं आप, प्लानिंग के लिए, जो बुर्ज खलीफा बनाया है उसके यहाँ तक रहेगा करके, हाइट इतनी रहेंगी करके, तो वो पहले हाइट उसकी जो डिसाइड की थी उससे सिर्फ और सिर्फ 10 मीटर वो ज्यादा हाइट है। आप बोलोगे 10 मीटर सर, 10 मीटर में तो 3 फ्लोर आ जाते। यस एग्जैक्टली, 10 मीटर में 3 फ्लोर आ जाते, बट अगर टोटल हाइट ऑफ द बुर्ज खलीफा देखे तो 10 मीटर वहां पे कुछ भी नहीं है। सो दैट्स व्हाई, और वो स्ट्रक्चर जो है बुर्ज खलीफा जो है स्ट्रक्चर, दैट स्ट्रक्चर इट इज कंपोजिट स्ट्रक्चर, स्टील, देयर इज यूज्ड इन स्टील एंड कंक्रीट फुटिंग इज देयर। कंक्रीट फुटिंग कौन सी है वहां पे, पाइल फाउंडेशन एंड देन ड्राफ्ट फाउंडेशन, पाइल देन पाइल कैप इट इज मेक इट्स नथिंग बट अ राफ्ट फाउंडेशन। तो कन्वेंशनल स्ट्रक्चर एंड ये स्ट्रक्चर्स में बहुत फर्क है। अगर आपको कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रक्चर करना है तो उसमें चेंजेस होती है, हाँ, और कन्वेंशनल स्ट्रक्चर में भी चेंजेस होती है। अगर आप ये मैंने जैसी प्लानिंग हो जाने के बाद भी कुछ ना कुछ कस्टमर बोलता है कि कुछ चेंजेस होना, तो रूम साइजेस में चेंजेस होते हैं, बट हाइट शुड बी मेंटेन, उतनी ही हाइट रहने को ना। G+1 का अपना भी अगर G+4 है तो मैं G+6 तक का डिजाइनिंग करके रखता हूँ। वाई G+6? क्योंकि इन फ्यूचर अगर उसको बढ़ाना है तो भाई वो बढ़ा सकेगा ना, नीचे से थोड़ी वो कॉलम फिर से उठाएगा, वो तो नहीं होने वाली चीज। दैट्स व्हाई ये हर एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर का थॉट रहता कि जब भी अपन करेंगे तब आपकी बिल्डिंग राइज जो होंगी वो 25% राइज पहले से ही आपको दे देना है, यानी 4 फ्लोर बना आपको डिजाइन दे रहे तो 5वां फ्लोर का आपको डिजाइनिंग पहले से रेडी रखना है लोडिंग के लिए। सर मतलब पूरा डिजाइन ही हम एक्स्ट्रा कर रहे हैं कि नीचे हम ज्यादा डेप्थ ऑफ फाउंडेशन डाल के रखें कि ऊपर कभी भी लोड आ सकता है? हाँ, उसमें कोई डाउट नहीं है। सर और फिर वहां पे एक्स्ट्रा पाइल पैसा फाउंडेशन है, वहां पे पाइल फाउंडेशन है, तो वहां पे उनका जो प्लान है, प्लान रेडी नहीं होगा, बट द हाइट जो भी है उसकी बिल्डिंग की हाइट वो तो उनको पता है, एज कंपेयर्ड बिल्डिंग की हाइट उनको पता है, तो उसकी हिसाब से वो जो मेन उनके जो कॉलम्स है, उनके जो मेंबर्स है, वो तो उन्होंने डिजाइन किए हैं। बाकी आप कहीं पे भी शिफ्ट कर सकते हैं। आप सेम प्रॉब्लम अपने इम्प्रेस मॉल में हुई। इम्प्रेस मॉल में भी पहले जो शिफ्टिंग था आइनॉक्स का, वो 3rd फ्लोर पे। आप बोलेंगे सर अभी भी वो 3rd फ्लोर पे नहीं, वहां पे बेसमेंट है, बेसमेंट के बाद फिर अपना 1st फ्लोर आता, 1st फ्लोर के बाद आपको आप जहां पे एंट्री करते दैट इज अ ग्राउंड फ्लोर, और ग्राउंड फ्लोर से आप 3रे फ्लोर पे जाके आपका 3rd फ्लोर पे ये है, यानी क्या बोलते हैं आपका आइनॉक्स है, वो 2nd पे था।
वो सेकंड पे मर्ज था, उसको थर्ड पे किया गया आफ्टर द फाउंडेशन। और ये ऐसी चेंजेस होते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट वहां पे क्या क्या रिक्वायरमेंट है, वो रिक्वायरमेंट तो सबसे पहले आई जाती है स्ट्रक्चर के पास। और जो मेन चीजें रहती है कि जो भी आपका ये रहेगा अपने फ्लैट स्लैब वगैरह रहेंगी, तो फ्लैट स्लैब के लिए कितना कॉलम लगने वाला है, क्या लगने वाला है, बिकॉज ऑफ जो भी आइनॉक्स वगैरह बनते, जो भी अपने सिनेमैक्स वगैरह बनते, तो उनके लिए फ्लैट स्लैब लगता, बिकॉज ऑफ नो कॉलम्स, देयर इज नो कॉलम्स इन बिटवीन द होल स्पैन। तो इसीलिए आपको फ्लैट स्लैब लगेगा। तो फ्लैट स्लैब लगेगा और पीटी स्लैब लगेगा, प्रीस्ट्रेसिंग स्लैब लगेगा। तो पहले से ही डिसाइड किया जाता कि बीम की साइजेस कितने रहेंगे, कॉलम के साइजेस कितने रहेंगे, और इंटीग्रेटेड फुटिंग्स किस तरह रहेंगे। तो बड़े स्ट्रक्चर के लिए आप मत सोचो अभी, आप छोटे स्ट्रक्चर के लिए सोचो कि क्या आपको प्रॉब्लम्स आ सकती है और क्या आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। फर्स्टली डू फॉर द कन्वेंशनल, देन गो फॉर द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ओके, क्योंकि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोजेक्ट्स भी आपको करना है, तो सबसे पहले आपको ये कन्वेंशनल्स में क्या क्या प्रॉब्लम जाने वाले हैं। एंड दिस इज अगेन नॉट अ कन्वेंशनल। अगर आप G+5 भी डिजाइन कर रहे हो तो भी आपको बहुत सारे दिक्कत वर्क्स में जाने वाले हैं। और मैं 101% आपको बता सकता कि G+1 में ही आपका दम निकल जाएगा अगर आप मैन्युअली कर रहे हो तो। G+1, G+5 तो मैंने बहुत बड़ा बगैर दिया, और वो 5000 स्क्वायर फीट का तो उसका फर्स्ट फ्लोर है। 5000 स्क्वायर फीट का फर्स्ट फ्लोर, 5000 इंटू 25 स्क्वायर फीट, 25 स्क्वायर फीट, 25,000 स्क्वायर फीट, वो टोटल स्ट्रक्चर है। ओके, टोटल स्ट्रक्चर है, तो वो बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है। बड़े स्ट्रक्चर के लिए कम से कम, मुझे भी उसको करने के लिए, रेडी करने के लिए कम से कम 20 दिन लगेंगे, 20 डेज लगेंगे। डिजाइन करने के लिए नहीं, डिजाइन करने के लिए मुझे ज्यादा 2 दिन लगेंगे, लेकिन उसमें क्या क्या चेंजेस और मैक के चेंजेस करने हैं, क्या करने हैं, किस तरह कहाँ पे लाइट देना है, कहाँ पे हेवी देना है स्ट्रक्चर, वो सब चीजें, और ड्राफ्टिंग करने के लिए भी टाइम लगेगा। तो ये सब चीजें रहती है। हाँ बोलो। मतलब एज रॉ इंफॉर्मेशन हमें हाइट बता देंगे, क्या क्या चाहिए ये पता चल जाएगा, बाकी लोड भी हमें ही सोचना है कि इतने हाइट से कितना आएगा, और एवरीथिंग हमें डिसाइड करेंगे। नो, अभी भी तुम क्वेश्चन से थोड़ा दूर हो। 1 मिनट देखो, मैं फिर से बता रहा, ये भी क्वेश्चन सबके दिमाग में होगा, तो ये क्वेश्चन फिर से आप समझ लो। सबसे पहले आपका प्लान रेडी होगा। ओके, प्लान रेडी हो गया तो प्लान से आपका हाइट तो पता ही चल जाएगा ना गाइस, और यहाँ पे तो पता ही चल जाएगा कि किस तरह रहेगा, क्या रहेंगे मेरे बीम्स वगैरह। ओके, बीम्स कहाँ से डालना है, कैसे डालना है, तो आप सबसे पहले कॉलम पोजीशन दोगे। कॉलम पोजीशन में अगर पास हो गया, देन आप बीम्स वगैरह जोड़ोगे वहां पे, और आप सीधा सीधा एक स्ट्रक्चर बनाओगे, जस्ट स्ट्रक्चर लाइक दिस। 1 मिनट, जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने दिखाया था आपको। दैट स्ट्रक्चर लाइक दिस। ओके, इस तरह आपका स्ट्रक्चर रहेगा, इस तरह आपका स्ट्रक्चर बन जाएगा। स्ट्रक्चर बनने के बाद आपको ये पास करना पड़ेगा, पूरे मेंबर्स आपको पास करना पड़ेगा। कॉन्क्रीट डिजाइन ऐसे आने को ना, एक भी अगर फेल हो गया तो उसकी साइज आपको इंक्रीज करना पड़ेगा। इंक्रीज करने के बाद, उसकी साइज इंक्रीज करने के बाद, और वो पास हो रहा है, उसके बाद आप फाउंडेशन के लिए जाओ। यानी फर्स्ट आपको क्या रहेगा, फर्स्ट आपको प्लानिंग करना पड़ेगा। प्लानिंग के बाद आपको कॉलम पोजीशन डालने पड़ेंगे। कॉलम पोजीशन आपके पास हो जाने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, डिजाइनिंग के लिए आना पड़ेगा, एनालिसिस करना पड़ेगा। तो दैट बिल्डिंग एनालिसिस आपको पूरा करना पड़ेगा, बिल्डिंग एनालिसिस एंड डिजाइन। बिल्डिंग एनालिसिस एंड डिजाइन हो जाने के बाद आपका क्या रहेगा कि आपके रिएक्शंस फाइंड आउट करके आप क्या करोगे, आप आपका फाउंडेशन डिजाइन करोगे। ओके गाइस, गॉट इट? अभी समझा क्या? आपको हाइट नहीं देके रहेगा, आपको पूरा प्लान देके रहेगा। अगर सिर्फ और सिर्फ हाइट देके रहा तो आप कॉलम कैसे निकालोगे, आप कॉलम कैसे ये करोगे? मैं कन्वेंशनल के लिए बोल रहा हूँ, मैं बाकी प्रोजेक्ट्स के जैसे आप खलीफा का नाम लिए, तो मैं उस वाले सारे स्ट्रक्चर्स के लिए नहीं बोल रहा। वहां पे कुछ एक्सेप्शनल केसेस रहते हैं, हरदम रहते हैं, लेकिन विदाउट प्लानिंग कोई भी स्ट्रक्चर नहीं चलता है, विद द प्लानिंग ही चलता है, विद द प्लानिंग ही रहता है। इवन दोस्त के कंस्ट्रक्शन प्लानिंग भी रहता है कि कंस्ट्रक्शन किस तरह चलने वाला है, किस दिन में क्या क्या कंस्ट्रक्ट होने वाला है, वो भी रहता है। वो तो आपने सेमिनार साहिल सर का कर ही लिया, कि उन्होंने बताया कि किस दिन में कौन सा एग्जीक्यूट होने वाला है और कौन सा एग्जीक्यूट नहीं होने वाला है, उसका पूरा शेड्यूल बनाते हो।
ओके, कि इतने दिनों में इतना होने को ही होना, दैट इज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ओके, तो वो चीजें जब तक आपके पास प्लान नहीं है तब तक आप कैसे डिसाइड करो? दैट्स वाई प्लान तो रहेंगे ही। हाँ, वक्त पे चेंजेस हो सकते हैं आपके रूम्स में, बट नॉट चेंजेस इन योर हाइट। हाइट में चेंजेस नहीं होंगे। हाइट में क्यों चेंजेस नहीं होंगे? अगर हाइट में वक्त पे आप चेंजेस करते हो तो फाउंडेशन कैसे क्या चेंज करोगे? फाउंडेशन तो चेंज नहीं कर सकता। दैट्स वाई हाइट पे चेंजेस नहीं हो सकता। हाँ, बुर्ज खलीफा में हुए हैं, 10 मीटर की बिल्डिंग ज्यादा बनी है वक्त पे, लेकिन वो भी आपका पूरा स्टील स्ट्रक्चर है, इट इज नॉट अ कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर। और उसकी बात ही अलग है, इसकी बात अलग है, उसकी बात अलग है। ओके ओके गाइस। सर हाँ बोलो। सर आता आपण हे जे प्रॉब्लेम घेतलं याच्यामध्ये जे आपण रिॲक्शन किंवा जे डाटा आहे ते स्टॅड प्रोवून घेतलेला आहे. तू कशावरून पण हा, ते अनालिसिस पूर्ण आपण स्टॅड प्रोवून घेतो. पण हा ज्यावेळेस मोठे स्ट्रक्चर वगैरे असतील, जसं आताच ते बुर्ज खलिफा वगैरे याचं सांगत आहात, तर ज्यावेळेस स्टॅड प्रो वगैरे असे सॉफ्टवेअर वगैरे नव्हते, तर मग त्यावेळेस ते पूर्ण मॅन्युअलीच का सर? यस एक्झॅक्टली, बहुत बढिया क्वेश्चन विचारलाय तू. हा क्वेश्चन मला पण होता. ठीक आहे, जेव्हा मी डिग्री करत होतो तेव्हा मला हा पण क्वेश्चन होता की ठीक आहे बा, आता आता आपल्याकडे हे सॉफ्टवेअर आहे, त्याच्या आधी काय करत होते? त्याच्या आधी आपल्याकडे जेव्हा काहीच नव्हतं तेव्हा भरपूर मोठे मोठे शीट्स राहायचे, आणि त्या शीट्सवर आपण म्हणजे जवळपास माझ्या रूम एवढी शीट असायची, त्या शीटवर आपण सबस्टिट्यूट मेथडनी करत होतो. सबस्टिट्यूट मेथडनी अनालिसिस करत होतो. एनालिसिस झाल्यानंतर सब्स्टिट्यूट मेथड, हाँ गाइस, सब्स्टिट्यूट मेथड से एनालिसिस करते थे. वो एनालिसिस हो जाने के बाद वही जो भी मोमेंट्स निकलेंगे वो मोमेंट से हम डिजाइनिंग करते थे ईच एंड एवरी मेंबर. और कुछ हमारे जो प्लान्स रहते थे, जैसे कि अभी पकड़ लो G+5 आपने बना लिया, G+5 आपने बना लिया, तो G+5 की अगर रूम साइजेस सेम है तो वही स्ट्रक्चर, वही सब डिजाइनिंग आप डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर दोगे G+5. वो सबसे ज्यादा होता था. ओके, और हाँ दूसरी चीज हो कि लोड कैसे लेना, कैसे अज्यूम करना, तो मेरे दिमाग में और एक क्वेश्चन था कि भाई पहले तो कुछ भी नहीं था, जब राजे महाराजे थे तब के जो भी अभी तक की किले हैं, तो किले अभी तक कैसी अभी तक रहे हैं, तो दैट इज टोटल स्ट्रक्चर, इट इज कॉम्प्रेशन स्ट्रक्चर. और इस दुनिया में जो भी कॉम्प्रेशन स्ट्रक्चर है वो हरदम जीने वाले हैं, यानी अभी से लेके और 300 साल जीने वाले. हम जो भी कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं दैट इज टेंशन स्ट्रक्चर. आप बोलोगे अभी कॉम्प्रेशन स्ट्रक्चर और टेंशन स्ट्रक्चर ये क्या है? तो गाइस, कॉम्प्रेशन स्ट्रक्चर यानी क्या कि आपके बीम भी वहां पे कॉम्प्रेशन में रहते थे. कैसी कॉम्प्रेशन में? बिकॉज ऑफ आर्च इसमें रहते. आप देखना कभी भी राजे महाराजे का जो भी ये रहता है, यानी आप किलों में अगर गए तो आपको इस तरह के ओपनिंग्स दिखते. क्यों दिखते हैं? क्योंकि ये आर्च टोटली कॉम्प्रेशन में है. यहाँ पे जो भी मेरा कॉलम है, कॉलम पे डायरेक्टली थोड़ा जरा मोमेंट कुछ भी नहीं आ रहा, मोमेंट इज इक्वल टू जीरो, मोमेंट इज इक्वल टू जीरो. तो मोमेंट ही नहीं आ रहा, बेंडिंग मोमेंट ही नहीं आ रहा. इफ इट इज बेंडिंग मोमेंट नहीं है यानी टेंशन नहीं है, टेंशन इज इक्वल टू जीरो. स्लैब देखना उनके, कभी भी स्लैब उनके इंटरलॉकिंग वाले सिस्टम वाले स्लैब यस इट इज स्लैब, इट इज इन टेंशन, बट इंटरलॉकिंग वाले थे, उनकी डेप्थ बहुत ज्यादा थी. तो अभी भी वो स्लैब जैसी की वैसी है. अगर आपको वो अभी भी देखना है तो आप जो भी किले है, किले में जाके देख सकते हैं कि स्लैब अभी भी वैसी की वैसी है. किला का किले आपका गेट ही देख लो ना, हमारा ये गेट कौन सा, जेतपुरा गेट. जेतपुरा गेट से आप जब पास होते तब आप उसकी जब ये देखोगे क्या बोलते हैं आपका उसमें स्लैब, तो आपको आर स्लैब और फ्लैट स्लैब दिखेंगे. आर स्लैब और फ्लैट स्लैब दोनों दिखेंगे. आप जब कोणतं मंदिर आहे, त्या मंदिराचं नाव नाही आठवत मला गाइज. अपने इसके सामने महाकाली की बाजू वाला मंदिर, नाम नहीं याद आ रहा मेरे को. अंचलेश्वर मंदिर, यस एग्जैक्टली. अंचलेश्वर मंदिर में आप जब जाते हैं तब भी आप फ्लैट स्लैब देखते, फ्लैट रूफ देखते आप. जब आप शंकर जी के मंदिर में जाते हैं फ्लैट रूफ देखते. फ्लैट रूफ का है? कंक्रीट का नहीं है, पत्थरों का है, इंटरलॉकिंग. ओके, तो तभी जो भी स्ट्रक्चर्स थे, तभी मुझे वो क्वेश्चन था एक्चुअली कि क्या क्यों ऐसी तब हो रहा था और अभी क्यों नहीं हो रहा. तो तब इसलिए हो रहा था क्योंकि वहां पे सेक्शन ज्यादा लगते थे. अभी यहाँ पे सेक्शन हमने रिड्यूस कर दिए, सेक्शन रिड्यूस करके हमने इकोनॉमी ला दी. तब इकोनॉमी का टेंशन नहीं था, तब क्या था, बनाना है भाई तो बना लेंगे, तो वो चीज थी. और मैक्सिममली वहां पे था कि कॉम्प्रेशन स्ट्रक्चर. तो कॉम्प्रेशन स्ट्रक्चर जो भी होगा
कंप्रेशन स्ट्रक्चर अगर होगा तो आपका लोड टोटली क्या जा रहा है, नीचे जा रहा। टेंशन स्ट्रक्चर हो रहा है अपोजिट टू ग्रेविटी जा रहा। जब भी अपोजिट टू ग्रेविटी जाएगा यानी डिफ्लेक्शन हो रहा, डिफ्लेक्शन होगा तो डिफ्लेक्शन से क्रैकिंग आएगा, क्रैकिंग से आएगा यानी क्या होगा, टेंशन फेल्योर होगा, टेंशन फेल्योर होगा। तो ये सब चीजें थी, ये सब चीजें पहले थी और अभी नहीं है। अभी क्या है कि अभी हमारे पास सॉफ्टवेयर है, हम एनालिसिस कर सकते हैं, हम स्ट्रेसेस निकाल सकते हैं, कितना निकल रहा, क्या निकल रहा, टेंशन स्ट्रेसेस कहाँ पे ज्यादा आ रहा, कहाँ पे कम आ रहा, ये सब कुछ अपन देख सकते हैं, ये चीजें है। ओके सो ओके गाइस, डिस्कशन बहुत ज्यादा ही चले गया डीप। और कुछ डाउट पूछो, कोई दिक्कत नहीं है। जब तक आप एक्चुअल दुनिया से कनेक्ट नहीं होंगे, बाहर नहीं निकलोगे बुक से, तब तक नहीं पता चलेगा। What is area of footing? What is area of footing is? Sorry. W upon HBC. Load upon HBC. Load upon HBC. Area of footing is equals to SBC. How much? How much, guys? How much? 1.496. Sorry? 1.496. 1.496. 1.5. 1.496 is nothing but 1.5. ठीक है, तो भी area required. Let us provide square footing. Let us provide square footing. So A is equals to B into L is nothing but B into B is nothing but B square. So area is equals to 1.496. 1.496 is equals to B into B. B square. What is B? What is B? 1.22. Huh? 1.22. 1.2. 482 है सर. 1.482. नहीं सर, और एक बार दो. 1.2247. 1.2247. अरे तो 1.22 ही लिखो ना, कोई दिक्कत नहीं है, 1.22 ही लिखो। 1 मिनट गैस। वन पॉइंट टू टू ही लिखो, 1.22 ही लिखो। ओके सो 1.22 सो नेक्स्ट बी इट इज 1.22। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, 1.25 मीटर आप कर सकते, यू कैन से 1.25 ओके। 1.22 को आप बी इट इज इक्वल टू 1.25 आप कर सकते, 1.25 and you can take 1.2 also क्यों? अगर आपकी एस्टिमेट में और यहाँ 1.22 है और एस्टिमेट में अगर मेरे एस्टिमेट में अगर 1.2 ही लिखा है तो मैं उसको बोल सकता, फोर्स कर सकता गाइस सर 1.23 करो या फिर 1.22 करो, 1.23 करो या फिर 1.3 करो। सो वो क्या बोलेंगे, सर जाने दो ना, 50 mm के लिए क्यों ऐसे कर रहे हैं 50 mm के लिए क्यों ऐसे कर रहे हैं, ऐसे बोलेंगे। सो आप क्या कर सकते हैं, 20 mm ही ज्यादा आ रहा ना, इट्स ओके, नो इश्यूज, 20 mm लेस प्रोवाइड कर दो, 20 mm लेस प्रोवाइड कर दो, यानी 1.2 भी आप प्रोवाइड कर सकते, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया है, मैंने दिया है 1.2।
1.2 मीटर सेंटर टू सेंटर। ओके ओके गाइस, सो 1.22 आया है। तो अपन अभी हम मुझे डिजाइन करना है तो मैं 1.25 करूंगा, 1.25 1.25। so that provided it is 1.25 and 1.25 1.25 प्रोवाइड हो गया। now projections, how is the projections? step number 5, प्रोजेक्शन कैलकुलेशन। अब आप बोलेंगे सर प्रोजेक्शन कैलकुलेशन किस तरह करेंगे? यस, अभी देखो प्रोजेक्शन कैलकुलेशन किस तरह करेंगे। मैंने तो फिक्स कर दिया है प्रोजेक्शन, मैंने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया है प्रोजेक्शन, मैंने तो कुछ रखा ही नहीं है। Okay, so guys, mx and mz ये आपके इस पे आ रहे हैं, ये आपके मोमेंट आ रहे हैं। अभी अगर वो मोमेंट्स का आपको निगलेक्ट अगर करना है तो आपको प्रोजेक्शन इसी तरह आपको रखना पड़ेगा, लेकिन वो एक्चुअल साइड पे आप नहीं कर पाओगे, एक्चुअल साइड पे आप नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे? 1 मिनट। दिस इज द सीजी। ओके, मैंने प्लेस कैसे किया? आई एम प्लेसिंग लाइक दिस, जीरो 0.115, 0.8, सॉरी 0.185, 0.115, 0.185, ये मेरा प्रोजेक्शन। ये प्रोजेक्शन से मेरा mx और mz निकला है, mx और mz मेरा निकला है, जो कि मेरा कहां पे जाने वाला है, बेनेथ में जाना है। और वो mx और mz के लिए मैं रेनफोर्समेंट दूंगा, वो mx और mz के लिए मैं रेनफोर्समेंट दूंगा। आप बोलोगे सर अभी तो मैंने लास्ट इसमें सीखा था कि नहीं, मैं क्या करूंगा कि मैं मेरा प्रोजेक्शन डिसाइड करूंगा mx और mz से। यस, इट इज फॉर यूनिवर्सिटी मेथड। यूनिवर्सिटी में आपको ऐसे ही करना है। आपको क्या करना है, आपको इसका सीजी और उसका सीजी मैच करना है, काय का सीजी, कॉलम का सीजी और इसका सीजी। लेकिन आप एक्चुअल में नहीं कर सकते ना भाई। एक्चुअल में तो आपको क्या करना है कि ये आपके इधर नहीं जाने को ना, काय के वॉल के बाहर नहीं निकलने को, इसलिए मैंने ये प्रोजेक्शन वहां पे दिया। एक्चुअल में तो आपका ऐसे जा रहा है, यानी पी जो है, पी आपका यहाँ पे आ रहा है, एसेंट्रिक हो रहा। तो आप बोलोगे सर अभी कैसे करेंगे? अभी ऐसी करेंगे कि यहाँ पे जो भी आपका मोमेंट आएगा, दैट मोमेंट शुड बी कैरी फॉर स्टील। स्टील के लिए वो कैरी जाएगा, यानी स्टील के लिए वो कैरी होगा। mx का mx के पे जाएगा और mz का mz पे जाएगा, mx का mx पे जाएगा, mz का mz पे जाएगा। आप बोलोगे कैसी कैसी जाएगा? तो गाइस जब भी आप अपवर्ड मोमेंट निकाल रहे हैं, तब वो मोमेंट आपको ऐड करना पड़ेगा। इधर वाला मोमेंट जब आप निकाल रहे हैं तब वो मोमेंट आपको ऐड करना पड़ेगा। ओके, दैट इज एक्चुअल, दिस डिजाइन इज एक्चुअल, एक्चुअली ऐसी करना पड़ेगा। अब आप बोलोगे कि नहीं मैं एक्चुअल में नहीं करूंगा, मैं क्लॉज के थ्रू जाऊंगा, मुझे बाहर रखना है तो मुझे बाहर ही रखना पड़ेगा थोड़ा बहुत, या फिर मैं ऐसी डिजाइन करूंगा, ऐसी करूंगा कि मेरा बहुत ये जो फुटिंग है, फुटिंग सेंटर में ही रहेगा, लेकिन मेरा जो कॉलम है, कॉलम मैं आगे पीछे कर पाऊंगा। तो आप कैसे करोगे? फिर आपको और तकलीफ जाएंगे उसमें। क्या तकलीफ जाएंगी कि कॉलम सेट करो पहले वहां पे, कॉलम सेट के बाद फिर वॉल सेट करो, या फिर वॉल की जगह वो कॉलम लगाओ, और फिर आप वहां पे क्या करो, फुटिंग सेट करो। बहुत सारे प्रॉब्लम जाएंगे आपको, यानी आपको समझ में आएगा कि यार ये कैसे करेंगे अपन, एसेंट्रिसिटी कैसे होगा।
अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर मुझे इसेंट्रिसिटी है, आई एम टॉकिंग अबाउट इसेंट्रिसिटी। ओके, व्हाट इज इसेंट्रिसिटी इज हियर, व्हाट इज इसेंट्रिसिटी इज हियर फॉर कॉलम। आपका सेंटर पे पी यहाँ पे आने को होना था, लेकिन आपने क्या कर दिया, आपने इधर कर दिया, तो दैट कॉलम के लिए ये इसेंट्रिसिटी होगी, नॉट फॉर द फुटिंग। फुटिंग के लिए जो बीम है, तो बीम तो ठीक ही है, बीम तो वैसी की वैसी आ रहा, कॉलम की आ रहा, लेकिन कॉलम के लिए ये इसेंट्रिसिटी हो गया, यहां से आता। कैसी हो गया, जूम करके बता देता मैं। ये कॉलम का सीजी है, लेकिन आपने प्रोवाइड कहां पे किया, आपने प्रोवाइड यहां पे कर दिया, ये सीजी पे आपने फुटिंग के सीजी पे डाल दिया, तो यहां से लेके यहां तक क्या हो रहा है, इसेंट्रिसिटी। कौन सी इसेंट्रिसिटी हो रही, 0.3 माइनस 115, 0.3 माइनस 115, 0.035, 35 mm, 35 mm की इसेंट्रिसिटी है। 35 mm की इसेंट्रिसिटी कहां पे आ रही, mx पे आ रही, कहां पे आ रही, mx पे आ रही। ओके, दैट mx 35 इसेंट्रिसिटी इनटू p आपका मोमेंट निकल जाएगा, इसेंट्रिसिटी इनटू p आपका क्या निकल जाएगा, मोमेंट निकलेगा। आप बोलेंगे जेड पे भी था, जेड पे आया है, स्टार्ट ने दिया है कि जेड पे भी इसेंट्रिक मोमेंट आएगा, बिकॉज ऑफ एंड कॉलम है इसलिए जेड पे भी आएगा। वो कॉलम का मोमेंट है, कॉलम का मोमेंट भी आपको जेड के लिए लेना पड़ेगा, जेड के लिए लेना पड़ेगा। जो भी मैं बोल रहा हूं वो आपको समझ रहा है या फिर टेंजेंटली जा रहा है गाइस? नहीं समझा। नहीं समझाता है? सर हाँ ठीक है, नहीं सर समझ रहा है कोई दिक्कत? यूनिवर्सिटी में हाँ सर यूनिवर्सिटी क्वेश्चन के लिए हम लोग हमें मतलब m/p रेशियो एसेंट्रिसिटी लेकर हम लोग शिफ्ट करते थे सो दैट कैंसिल हो जाए। हाँ, अब लेकिन यहाँ एक्चुअल पे में हम नहीं लोग कर सकते। पहले इसेंट्रिसिटी निकाल रहे हैं और फिर मोमेंट पता करेंगे। यस एग्जैक्टली, एग्जैक्टली बराबर पकड़े आप, क्योंकि आपको ऑफसेट नहीं दिखने को होना ना बाहर भाई। अगर ऑफसेट दिख गया बाहर, वॉल के बाहर अगर ऑब्जेक्ट ऑफसेट आपका दिख गया कॉलम का, तो कैसे दिखेगा, अगर ऐसी कोने कोने दिखेंगे बाहर, अच्छा दिखेगा आपको? आर्किटेक्ट बोलेगा भाई इसके बाद स्ट्रक्चर मत दे मेरे को, समझे क्या? हाँ सर। समझ रहे ना? तो इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इस तरह बनाना पड़ेगा, जो भी सेंटर लाइन पास हो रही है, सेंटर लाइन पे ऑब्वियसली सेंटर लाइन पे आपका जो लोड है वो सेंटर पे एक्ट होगा, सेंटर पे एक्ट होगा। अब वो कैसे एक्ट होगा, वो मैं फिर से आपको लेके जाता स्टार्ट कैड फाइल में मैं लेके जाता, यानी आपको समझ में आएगा। 1 मिनट। एक्चुअली इट इज वेरी 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 आपको ये करना पड़ेगा, प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करना पड़ेगा एंड वेरी टिपिकल ये समझने के लिए। ये समझना थोड़ा टिपिकल है, लेकिन आप मैंने इसीलिए ज्यादा ये नहीं लिया, स्क्वायर फुटिंग लिया। अगर मैं ट्रापेजोइडल फुटिंग लेता था तो और आपको प्रॉब्लम जाता था, इसीलिए मैंने ट्रापेजोइडल वगैरह नहीं लिया। मैंने भला ही यहाँ पे ट्रापेजोइडल डिजाइन किया है, बट मैंने नहीं लिया। ओके, सो देखो गाइस, क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे? आपको दिख रहा है ये 0.185 एंड 0.115, यहाँ पे मैंने ये किया है। और ये क्यों ऐसी बैठा है, इसका रीजन मैं अभी आपको देता। ये वॉल है आपकी 0.23 की और ये भी वॉल है 0.23 की। अगर मैं ऐसे नहीं करता था तो मेरा ये यहाँ पे 0.035 बाहर निकलता था। कैसे निकलता था वो भी बता देता। ओके, I think so it is deleted. No, no, not deleted. ये इस तरह कॉलम बाहर निकलता था। क्या आपको ये चलता था इस तरह बाहर निकलना? ये वॉल जा रही है आपकी और इस तरह आपको बाहर दिखता था आपका कॉलम। आपका भी खुद का घर अगर आप बना रहे हैं तो खुद के घर में ऐसी बाहर कॉलम दिखेगा, आपको चलेगा गाइस? नहीं सर। तो आपको अंदर दबाना ही पड़ेगा उसको। आप ठीक है, अब अंदर अपन ने दबा दिया। अब अंदर दबाने के बाद जब अपन लेआउट डालेंगे
अब देखो लेआउट के लिए जब आप जाओगे तब आप सेंटर लाइन डालोगे, और सेंटर से ही आपका जब फुटिंग के डायमेंशन है वो आपको सेंटर से ही चाहिए, लेकिन कॉलम आपका इसेंट्रिक रहेगा। कॉलम आपका इसेंट्रिक रहेगा। क्यों कॉलम इसेंट्रिक रहेगा? कॉलम को आपको तो शिफ्ट किया आपने कॉलम को, तो कॉलम तो आपको शिफ्ट करना पड़ेगा। तो उस चीज में क्या हो रहा आपका, कॉलम ऐसे सरक गया। लेकिन जो भी सेंटर लाइन मैंने डाला है लेआउट पे, लेआउट के लिए, तो मैंने ये इस तरह की सेंटर लाइन डाला, इस तरह क्या डाला है, सेंटर लाइन डाला है। ओके, तो आप इसमें दो चीजें अभी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? पहले आप सेंटर लाइन डाल सकते हैं, और सेंटर लाइन से जैसी आपने डिजाइन किया है, हाँ बोलो। वो जो वॉल कॉलम जो निकल कर रहेगा उसको एलिवेशन से भी तो छुपा सकते हैं। एलिवेशन से कैसे छुपाओगे प्लीज? मींस वो कॉर्नर पे मतलब ब्रिक्स वाले डिजाइन देना, मतलब बड़े बड़े साइज के जो रहते हैं ना। हाँ छुपा सकते हैं आप, छुपा सकते, ठीक है छुपा सकते, कोई कोई दिक्कत नहीं है, आप आपसे मैं सहमत हूँ, ठीक है छुपा सकते हैं। बट अभी ये 0.35 का ही है। 1 मिनट गाइस, 1 मिनट छुपा सकते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं है। या बट यहाँ पे विंडो है, यहाँ पे डोर है, यहाँ पे ये है, तो अगर ये कॉलम इधर 0.23 गया तो ये यहाँ पे गैप नहीं दिखेगा गाइस, 0.013, 0.035, यहाँ पे क्या करेंगे फिर, गैप रहने देंगे वैसे? नो सर। तो मतलब डोर की लाइन में आएगा। हाँ डोर की लाइन, यानी डोर से थोड़ा 35 mm अगर मेरा इधर आ गया, डोर की इसमें आ गया, तो आप रहने दोगे उसको? अगर आपने सर म्हणजे सेंटर पे ते डाला, वॉलची साईजच वाढवावं लागेल ना मग? हाँ तो अरे वॉलची साईड वाढव, साईड जर वाढवशील तू तर तुझा आतला एरिया कमी नाही होणार का? नाही नाही नाही, म्हणजे ते इलिव्हेशन हे केल्यानंतर म्हणतोय मी, म्हणजे तसं जर केलं तर वाढेल साईज. काय म्हटलंय कळलं नाही मला. एलिव्हेशन तू बाहेरून करू शकतो ना रे, आतून कसं का करू शकतो? हा म्हणजे नाही नाही, आता जे सांगितलं ना एकाने की इलिव्हेशन आपण ते कॉलमचे हे म्हणजे हे हा लपवू शकतो हे म्हणून. बाहेरचं करू शकतो बा, असं सांगितलंय त्यांनी, हा हा. पण बाहेरचं मी आपण म्हणतो मोठ्या कॉलम साठी नाही करू शकत, इट इज नॉट फिजिबल. हा म्हणजे साईज वाढायली. जसं की एक मिनिट, जसा हा कॉलम, आता हा कॉलम 2-3 चा आहे, इथे 6 इंची आपलं वॉल आहे, 6 इंची वॉल मध्ये आता मी बसूच शकत नाही याला, तर एवढा कॉर्नर तर माझा दिसणारच आहे, ठीक आहे. पण जर मी म्हणेल की मी याच्या सेंटरलाच टाकतो, तर मग माझा तर हा अर्धा ते इकडे चालला जाईल. म्हणजे सपोज मी इथे याच्या सेंटरवर टाकला, तर हा असा कॉलम दिसणं मला चालेल का? चलेगा क्या ऐसी कॉलम दिखना आपको? नहीं सर. नहीं सर नहीं. इसीलिए आपको सेंटर लाइन देखना पड़ता, सेंटर लाइन पे आपको डालना पड़ता कॉलम की और बीम की सेंटर लाइन, यानी वॉल की सेंटर लाइन और बीम की सेंटर लाइन मैच होने को ना, एंड फुटिंग की सेंटर लाइन मैच होने को, फुटिंग की सेंटर लाइन, यानी सेंटर लाइन टू सेंटर लाइन आपका क्या जाएगा, ये जाएगा, क्या बोलते हैं, लोड पास होगा, सेंटर लाइन टू सेंटर लाइन आपका लोड पास होगा। ओके, तो सेंटर लाइन टू सेंटर लाइन लोड पास होगा। 1 मिनट गाइस, 1 मिनट। I'll show you again one of the project. One minute guys. Now like this. ओके, अभी देखो, अभी क्या हो रहा, कि अभी जो भी सेंटर लाइन पास हो रही, दैट दिस इज द 17 नंबर ऑफ सेंटर लाइन, एंड दिस इज द ए नंबर ऑफ सेंटर लाइन, दिस इज बी नंबर ऑफ सेंटर लाइन। ओके, तो बी नंबर ऑफ सेंटर लाइन,
और ए नंबर ऑफ सेंटर लाइन। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे पूरा आपको समझ जाएगा, आपकी जो भी क्लियर आइडिया है। यहाँ इस ड्राइंग को बनाने के लिए नियर अबाउटली मुझे 2 महीने लगे, 2 मंथ्स मेरे गए। ओके, तो ये अभी सेंटर लाइन है, ये भी सेंटर लाइन है। अब सेंटर लाइन से मेरा, अगर आप देखोगे ये सेंटर लाइन से, तो मेरा ये फुटिंग इधर कितना है, 1195 है। ये फुटिंग इधर कितना है मेरा, 1560। जैसे अपन अभी डिजाइन कर रहे हैं उसी तरह अगर आपको देना है तो आप इस तरह भी दे सकते। आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको फुटिंग फिर एडजस्ट करना पड़ेगा, फुटिंग फिर एडजस्ट करना पड़ेगा। और ये कॉलम का सेंटर कहां पे गया, यहाँ पे सेंटर है कॉलम का, लेकिन एक्चुअली जा रहा क्या सेंटर लाइन से, कहा कितने कितने इसमें पास जा रहा। तो ये जो मैंने ये कोना जानबूझ के दिया है कि ये पता चले आपको कि ये कितना है, 150 mm कॉलम के, यानी जो भी सेंटर लाइन है, सेंटर लाइन से 150 mm पे मेरा रहेगा। समझा क्या आपको कुछ यहाँ से? देखो मैं फिर से हाँ सर हेलो फिर सर। से बता रहा, हाँ बोलो। सर हमने वो साइट मतलब इंटर्नशिप चल रही थी ना, तो तब जो बड़े बड़े कॉलम रहते ना, तो वो ऐसे सेंटर लाइन से ही वो मतलब पहले पीसीसी करने के बाद में क्या, हाँ, तो इस सेंटर लाइन से ही अप्लाई करते थे। मतलब वो इधर से वो पहले से वो उनके गार्ड के रहते ना, वो क्या बोलते हैं, तो सर पहले से ही सेट रहता सेंटर लाइन से। हाँ हाँ। तो सर एक्चुअली लेआउट डालने के वक्त आपको एग्जैक्ट सेंटर लाइन पता चलने को ना, कि कहाँ से जा रही, कैसी पास हो रही, ये पता चलने को। तो सर अपन ये तो अभी बड़ा स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। तो फिर अपन घर के लेआउट वगैरह डालते, तो फिर उसमें भी सेंटर लाइन लेते क्या फिर? हाँ, तो इसीलिए मैं छोटे स्ट्रक्चर से आपको सिखा रहा था ना कि क्या होता है एक्चुअली, किस तरह होता। अभी मैं इक्वल लिया प्रोजेक्शंस के लिए इक्वल, लेकिन यहाँ पे इक्वल नहीं आते, यहाँ पे आपको सेट करना पड़ता फिर उस तरह। ओके, यहाँ पे इक्वल है क्या, नहीं है इक्वल। ओके, इधर इतनी फुटिंग है, इधर इतनी फुटिंग है, फुटिंग यानी सेंटर लाइन से आपकी फुटिंग की विड्थ आपकी इतनी आ रही, इधर इतनी आ रही, ड्यू टू दैट मोमेंट गाइस, ड्यू टू दैट मोमेंट। Here is moment is maximum, here is moment is minimum. That's why the your section of this portion it is less and section of this portion it is high. ये भी मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको, लेकिन ये पढ़ाने के लिए मुझे बहुत ज्यादा आपको यानी स्ट्रेस दे के पढ़ाना पड़ेगा। ओके, सो ये इस तरह की सेंटर लाइंस है, समझे क्या? फिर सेंटर लाइन टू सेंटर लाइन डिस्टेंस देना पड़ता है, क्योंकि आपको लेआउट ही डालना है ना। आपको मेन चीज आपका कहां से स्टार्ट होगा, लेआउट डालने से स्टार्ट होगा। तो इसलिए आपको आरसीसी का पहले सेंटर लाइन ही प्लॉट करते आने को, सेंटर लाइन कहां से जाने वाली है और उसके लिए आपके डिजाइनिंग किस तरह है। तो अभी जैसी मैंने ये डिजाइनिंग मैंने कॉमन रखे हैं, तो अभी ये देखो, ये सेंटर लाइन मेरी कॉमन है, सेंटर लाइन मेरी कॉमन है, लेकिन मेरा ये जो स्लैब ये जो है, ये मेरा कितना निकला है, 1290 निकला है, और ये 1190 लिखा है। अगर आप अच्छे से देखोगे दैट इज फिनिश लाइन, ये फिनिश लाइन के ऊपर है, इधर है। ओके, सो ऐसी सब कुछ आपको बैठाना पड़ता है एक ही सेंटर लाइन में, यानी ज्यादा कुछ दिक्कत नहीं होगा। ओके, ज्यादा कुछ दिक्कत ना होगा। दैट इज शेयर वॉल। शेयर वॉल तो अभी तक आप पूछे नहीं, दैट्स व्हाई वो छोड़ो। दैट ये अर्थक्वेक डिजाइनिंग स्ट्रक्चर है, इसमें कन्फाइनिंग रेनफोर्समेंट वगैरह सब देना पड़ता है। दैट टाइप ऑफ रेनफोर्समेंट डिटेलिंग है, दैट टाइप ऑफ रेनफोर्समेंट डिटेलिंग इज देयर। ओके, सो ये एक्चुअली वर्क चलता है इस तरह के। आपको क्या रहेंगे, आपके ये रहेंगे, यानी क्या बोलते हैं, आपके कॉलम्स रहेंगे, और कॉलम्स में इस तरह के स्ट्रिप्स आपको देना पड़ेगा। ओके, एक्चुअल डिजाइनिंग है ये। और ये आपको क्रिटिकल सेक्शन सबके आपको बनाना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो भी वर्क करेगा साइड पे, उसको तो समझने को तो होना भाई कि किस तरह स्ट्रिप्स डालना है, किस तरह लिंक्स प्रोवाइड करना है। ओके, समझे क्या? तो डिजाइन इट्स अपॉन यू कि आप किस तरह करते हो, आप किस तरह डिजाइन यानी ये करते हो, बाय यूजिंग आईएस कोड, बाय यूजिंग आईएस कोड। अब इसका ही मैं अगर आपको बीम डिजाइन अगर दिखाऊं, बीम डिजाइन अगर आपको मैं दिखाऊं, तो बीम डिजाइन में आपको समझ में आ जाएगा कि हाउ इट इज बीम डिजाइन। 1 minute, आई एम शो यू फर्स्ट प्लेन बीम डिजाइन। दिस इज द प्लेन बीम गाइस, दिस इज द प्लेन बीम, दिस आर द कॉलम्स। अब देखो, अब यहाँ पे कोई बोल सकता है क्या मुझे कि नहीं सर अपन एलिवेशन दे देंगे, एलिवेशन से हो जाएगा। देखो ये कॉलम्स है मेरे, ये कॉलम्स है गाइस, एंड दिस आर द माय प्लेन बीम्स।
ओके ये कॉलम है, इस तरह का कॉलम। अभी यहाँ पे कर ही नहीं सकते कुछ, या तो ये निकलने वाला है, ये तो कोना अंदर निकलने वाला है, ये बाहर नहीं अपन दे सकते, ये तो अंदर निकलने वाला है। समझे क्या गाइस? हाँ सर। और दिस सेंटर लाइन इज नथिंग बट, वो जो सेंटर लाइन थी अभी, कौन सी सेंटर लाइन थी? 1 मिनट आई विल अगेन शो यू। ये जो सेंटर लाइन थी, दिस सेंटर लाइन, दैट बी सेंटर लाइन इज नथिंग बट माय बीम सेंटर लाइन इज, सॉरी सी सेंटर लाइन, सी सेंटर लाइन इट इज माय बीम सेंटर लाइन, दैट 17 सेंटर लाइन इट इज माय बीम सेंटर लाइन। ये मेरी बीम की सेंटर लाइन है, जैसे कि अभी ये आपको बीम की सेंटर लाइन मैं दिखा देता हूँ 1 मिनट अगेन। ये बीम की सेंटर लाइन है, वो फिर से आपको मैच करना पड़ता, एक्चुअल में मैच हो रही है नहीं हो रही। ओके एक्चुअल में मैच नहीं हो रही क्या नहीं हो रही है, अब आपको सब कुछ देखना पड़ेगा। ओके ये भी छोटा ही प्रोजेक्ट है, ये भी G+5 का ही प्रोजेक्ट है, छोटा प्रोजेक्ट है। बड़े प्रोजेक्ट G+16, G+12 या फिर G+40 बहुत बहुत हेडेक रहते हैं। ओके वहां तक मैं पहुंचा ही नहीं अभी तक, क्योंकि मेरी उतनी एबिलिटी अभी तक वहां पे हुई नहीं। मैं अभी तक G+9 तक मैंने डिजाइन दिए हैं, G+9 तक मैंने एफिशिएंटली डिजाइन दिए। ओके दैट इज G+6 स्ट्रक्चर। ओके G+6 स्ट्रक्चर के लिए है। ओके गाइस आई होप सो कि आपको थोड़ा बहुत नॉलेज मिला होगा, पूरा तो नहीं, थोड़ा बहुत नॉलेज मिला होगा। तो अभी क्या करेंगे, अभी डिजाइन है और 6 बज गए हैं, तो मैं इस टॉपिक से कल स्टार्ट करूं? हो सर। चलो इस स्टेप से मैं कल आपको बता देता कि कल क्या रहेगा, किस तरह रहेगा। और आप भी ट्राई करो इसके बाद का सॉल्व करने के लिए। अगर आपको आ गया तो बहुत अच्छी चीज है। MX और MZ अपने को कहाँ पे लेना पड़ेगा? MX और MZ अपने को MU के लिए लेना पड़ेगा, MU के लिए आपको लेना पड़ेगा। ओके गाइस।